नमस्कार। देखिए, इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। कभी कभी ना, इतिहास का सबसे गहरा राज धातु के एक छोटे से सिक्के में बंद होता है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की परतों को खोलेंगे जो एक प्राचीन सोने के सिक्के से जुड़ा है। यह है सम्राट स्कंदगुप्त की सोने की पहेली। तो आइए, एक मुद्रा शास्त्री मतलब सिक्कों के जासूस की नजर से इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गुप्त काल का स्वर्ण दिनार। इसे सिर्फ एक सिक्का समझने की गलती मत कीजिएगा। ये भारत के उस स्वर्ण युग का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा दौर जब भारत में इतनी समृद्धि थी कि उसे सोने में तौला जाता था। ये दिनार उस जमाने की अर्थव्यवस्था, उनकी कला और उनके आत्मविश्वास की पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। जरा सोचिए, जब किसी महान साम्राज्य पर चारों तरफ से मुसीबत के बादल घिरने लगे और शाही खजाना भी खाली होने लगे, तब क्या होता है? आमतौर पर शासक एक ही काम करते हैं। वो अपने सिक्कों में सोने या चांदी की मिलावट बढ़ा लेते हैं ताकि कम सोने में ज्यादा सिक्के बन सके। इसे डिबेसमेंट कहते हैं। ये एक तरह से मुश्किल वक्त में काम चलाने का आजमाया हुआ तरीका था। पर स्कंदगुप्त ने ठीक इसका उल्टा किया। एक ऐसे समय में जब साम्राज्य लगभग टूटने की कगार पर था, उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी आर्थिक नियम के, किसी भी ऐतिहासिक तर्क के बिल्कुल खिलाफ जाता है। उसने अपने सिक्कों में सोने की मात्रा घटाई नहीं, बल्कि बढ़ा दी। और बस यहीं से हमारी ये पहेली शुरू होती है। एक ऐसी पहेली जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती है। तो अब सवाल उठता है, क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस दौर के हालात को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि स्कंदगुप्त का साम्राज्य असल में कितने भयानक दबावों से गुजर रहा था। इतिहास में अक्सर एक वक्त पर एक ही मुसीबत आती है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय तो मानो एक साथ कई तूफान आ गए थे। लगभग 455 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठे, तो उन्हें एक नहीं बल्कि 3 तरफ से संकट का सामना करना पड़ा। साम्राज्य के अंदर विद्रोह, सरहदों पर हूणों का भयानक आक्रमण और ऊपर से राजपरिवार में ही सिंहासन के लिए खींचतान। मतलब किसी भी शासक के लिए ये एक बुरे सपने जैसी स्थिति थी। और इस राजनीतिक तूफान का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तो तय था। व्यापार के रास्ते बंद हो गए, टैक्स आना लगभग रुक गया और सेना पर खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक नींव बुरी तरह से हिल चुकी थी। तो अब आते हैं इस जांच के सबसे अहम हिस्से पर, जहां सबूत खुद बोलते हैं। यहां हमारे सुराग हैं ये पुराने सिक्के। चलिए अब देखते हैं कि धातु पर उकेरी गई ये कहानी असल में है क्या। जैसा कि हमने पहले भी बात की, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जब खजाना खाली हो तो सिक्के की क्वालिटी गिरनी चाहिए। ये एक नॉर्मल पैटर्न है ना? तो आइए देखते हैं, क्या गुप्त साम्राज्य के सिक्के भी हमें यही कहानी बताते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिक्कों का वैज्ञानिक विश्लेषण एक बहुत ही साफ ट्रेंड दिखाता है। स्कंदगुप्त से ठीक पहले के राजाओं को देखिए। समुद्रगुप्त के सिक्कों में सोना था 84%, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये थोड़ा गिरा और कुमारगुप्त प्रथम के समय तक ये 75% के करीब आ गया। ये एक धीमी लेकिन लगातार हो रही गिरावट है। इससे यह साफ पता चलता है कि साम्राज्य पर आर्थिक दबाव पहले से ही बढ़ रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी तो घट रही थी, पर कुछ सिक्के वजन में भारी हो रहे थे। तो क्या ज्यादा वजन से कम सोने की भरपाई की जा रही थी? देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि सोने का प्रतिशत कितना था। असली सवाल यह है कि एक सिक्के में असल में कितना सोना था। और ये चार्ट, सच कहूं तो यही इस पूरी पहेली का केंद्र है। पिछले स्लाइड में हमने सोने के प्रतिशत में गिरावट देखी थी, लेकिन जब हम सिक्के के वजन को भी ध्यान में रखकर असल सोने की मात्रा निकालते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गिरावट तो हुई, लेकिन फिर स्कंदगुप्त को देखिए, ये एक जबरदस्त उछाल है। संकट के चरम पर उसने सिर्फ गिरावट को रोका, बल्कि अपने सिक्कों में अपने पहले के राजाओं से भी ज्यादा सोना डाल दिया। एक इतिहासकार के तौर पर यह एक चौंका देने वाला डेटा है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई गलती या कोई संयोग नहीं था। ये एक सोची समझी नीति थी, एक बहुत बड़ा मौद्रिक सुधार, और इसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। आखिर क्यों एक साम्राज्य जो आर्थिक रूप से टूट रहा था, वो अपनी मुद्रा को और ज्यादा कीमती क्यों बना रहा था? स्कंदगुप्त की इस नीति को सुवर्ण मानक सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह दांव कितना बड़ा और कितना जोखिम भरा था। फर्क को सीधे सीधे देखिए।
सुधार से पहले सिक्के उसके पिता के स्टैंडर्ड पर चल रहे थे, लगभग 8.4 ग्राम के। सुधार के बाद स्कंदगुप्त ने एक नया भारी सुवर्ण मानक शुरू किया जिसका वजन था करीब 9.2 ग्राम। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये वजन में लगभग 10% की बढ़ोतरी थी, एक बहुत बड़ा और बहुत ही महंगा कदम। अब यहाँ हम सिक्कों के डेटा को लिखित सबूतों से जोड़ते हैं। भित्री स्तंभ के शिलालेख में स्कंदगुप्त ने खुद ये दावा किया था कि उन्होंने अपने वंश की गिरी हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया है। तो क्या ये महंगा मौद्रिक सुधार उसी दावे को सच साबित करने का एक तरीका था? क्या वो सोने की चमक से साम्राज्य में लोगों का विश्वास लौटाना चाहते थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। लेकिन हर बड़े आर्थिक फैसले के कुछ अनपेक्षित यानी अनचाहे परिणाम भी होते हैं। अब हम अपनी इस जांच के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कंदगुप्त के इस साहसिक कदम का आखिर अंजाम क्या हुआ। यहां अर्थशास्त्र का एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं ग्रिशम का नियम। इसका सीधा सा मतलब है, अगर बाजार में दो तरह के सिक्के हों जिनकी फेस वैल्यू तो एक ही हो, लेकिन एक में ज्यादा कीमती धातु हो, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है वो ज्यादा मूल्य वाले सिक्कों को जमा कर लेंगे और कम मूल्य वाले सिक्के को बाजार में चलाएंगे। तो अब कल्पना कीजिए कि गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ होगा। स्कंदगुप्त के नए भारी और ज्यादा सोने वाले सिक्के बाजार में आए, लेकिन पुराने हल्के सिक्के भी तो चल ही रहे थे। लोगों ने जल्द ही ये समझ लिया कि नए सिक्के असल में ज्यादा कीमती हैं, तो उन्होंने उन सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया और रोज के लेन देन के लिए पुराने सिक्के ही इस्तेमाल करते रहे। नतीजा, जो अच्छा पैसा था यानी ज्यादा सोने वाले सिक्के, वो धीरे धीरे बाजार से गायब ही हो गए। मशहूर मुद्राशास्त्री पंकज टंडन का ये कथन इसी सिद्धांत को और मजबूत करता है। उनका मानना है कि आज हमें स्कंदगुप्त के ये बेहतर सिक्के इतने कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि ग्रेशम के नियम ने अपना काम कर दिया था। लोगों ने उन सिक्कों को या तो पिघला दिया या अपनी तिजोरियों में छिपा दिया, जिससे वो चलन से ही बाहर हो गए। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या स्कंदगुप्त का ये सुधार साम्राज्य में विश्वास लौटाने की एक बहादुर कोशिश थी, या फिर ये एक महंगी आर्थिक भूल थी जिसने अच्छे पैसे को बाजार से गायब करके अनजाने में साम्राज्य की मुश्किलें और बढ़ा दी? शायद इतिहास की यही खूबसूरती है, ये हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए ऐसी ही दिलचस्प पहेलियां छोड़ जाता है।